प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के मेंबर स्पैग्नम की। अब तक हम पढ़ते आए हैं ब्रायोफाइटा के, हिपेटिकोप्सिडा के बारे में, एंथोसिरोटोप्सिडा के बारे में, और आज हम बात करेंगे जो सबसे नीचे का वर्ग है, यानी सबसे लास्ट का वर्ग है, ब्रायोफिडा के बारे में। एडवांस ब्रायोफाइट्स हम इन्हें कह सकते हैं। उसका एक मेंबर है स्पैग्नम। इसको हम दलदल मास, पीट मास भी कहते हैं। स्पैग्नम आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। ब्रायोफाइटा समूह का सबसे बड़ा वर्ग, जिन्हें हम कहते हैं मॉस, यह है क्लास ब्रायोफिडा में। इसके 660 वंश हैं और 14,500 जातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। लिवरवर्ट्स की तुलना में, यानी क्लास हिपेटिकोप्सिडा के मेंबर की तुलना में, इस वर्ग के पादप स्थलीय जीवन के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं और उन्हीं लक्षणों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इस वर्ग के पादप जो है विश्वव्यापी हैं। अधिकांश शीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। समुद्र तल से 400 से 1800 फीट ऊंचाई पर भी ये प्लांट्स मिलते हैं तथा इसकी कुछ जातियां 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी पाई जाती हैं। स्पैग्नम फोर्टिनेलिस जो जलीय वंश है, इनको छोड़कर अधिकांश जो इस वर्ग के समूह जो पादप हैं वो सारे स्थलीय हैं, जो वनों की भूमि पर, चट्टानों पर और पुरानी दीवारों पर पाए जाते हैं। मॉस की कुछ जातियां एपिफाइट के रूप में भी होती है। कुछ वंश जैसे एंड्रिया, पॉलीट्राइकम, ये खुले शुष्क एनवायरनमेंट में भी पाई जाती हैं। मरुस्थल में पाया जाने वाला जो इस समूह का प्लांट है वो है टोर्टुला डेस्टोरम, यानी ये जो स्पीसीज है ये मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा इसके कुछ मेंबर हैं जो सेफ्रोफाइट होते हैं, मर्तोपजीवी जातियां होती है। बक्सबोमिया एफिला ये जाति है, मर्तोपजीवी जाति है, जो सड़ी गली जो लकड़ियां हैं, कास्ट है, उन पर पाई जाती है। एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है बक्सबोमिया एफिला, ये जाति मर्तोपजीवी होती है। मॉस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें जो शुष्कता होती है उसको सहन करने की क्षमता होती है। ग्रीष्म काल की लंबी शुष्क अवधि में ये पौधे मुड़कर सूख जाते हैं तथा वर्षा ऋतु में पुनः सक्रिय हो जाते हैं और अधो स्तर पर सघन खंडों का निर्माण करके एक समूह बनाते हैं। इस तरह से इनकी ये विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं, इससे पहले थोड़े और लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं जो ब्रायोफिडा के हैं। इसके अलावा इनका जो गैमेटोफाइट है उसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है प्रोटोनिमा अवस्था, प्रोटोनिमा, PROTONEMA, प्रोटोनिमा स्टेज। ये स्थिति होती है प्रोस्टेट यानी श्यान, विसर्पी और एक शाखी तंतु के द्वारा निरूपित होती है। इसका जो उद्भव है वो बीजाणु के अंकुरण से तुरंत पश्चात होता है और ये एक कायिक प्रावस्था होती है। इसमें सेक्स ऑर्गन का विकास नहीं होता है, यानी इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप यहां पर नहीं होते हैं। दूसरी अवस्था होती है पर्णिल अवस्था, LEAFY, लीफी स्टेज, यानी इस अवस्था में जो प्लांट बॉडी है वो ऊर्ध्व और बेलनाकार अक्ष, यानी जो स्टेम कह सकते हैं, एक तरह से स्टेम तो नहीं होता वो,
लेकिन एक्सिस होता है तथा पत्तियों से निर्मित होता है। अक्ष के चारों ओर यानी एक्सिस के चारों ओर पत्तियां स्पाइरल क्रम में अरेंजमेंट होता है इनका, और इस परावस्था में सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। तो देखिए इस ग्रुप में दो तरह की अवस्थाएं पाई जाती है गैमेटोफिटिक फेज की, प्रोटोनीमा यानी प्रथम तंतु अवस्था, और दूसरी है पर्निल अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं यहां पर पाई जाती है, जबकि जो लोअर क्लासेस जो अपन बात कर रहे थे हिपेटिक ऑप्सिडा की, एंथोसिरोटॉप्सिडा की, उनमें ये अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। जो पर्निल गैमेटोफाइट है वो ऊर्ध्व अक्ष वर्टिकल एक्सिस लीव्स एंड राइजोइड्स में विभेदित होता है। मुख्य अक्ष शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है, और जो शाखाएं हैं सदैव पत्ती के नीचे उत्पन्न होती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं, सरल होती हैं, अवरंत होती हैं, और इस स्पैग्नम के कुछ वंशों को छोड़ के आदि वंशों में सुस्पष्ट मध्य शिरा भी पत्ती के बीच में पाई जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मूलाभास बहुकोशिकीय एवं शाखित होते हैं। इनमें कोशिकाओं के बीच ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, यानी त्रियक पट पाए जाते हैं। जैसे हम राइजोइड्स की यहाँ पे बनाएं, ये राइजोइड्स है, तो यहाँ पे तिरछे पट ऑब्लिक सेप्टा यहाँ पे पाए जाते हैं। अक्ष का जो आंतरिक उत्तक है सेंट्रल कंडक्टिंग रीजन, और परिधीय कॉर्टेक्स में उसका विभाजन होता है। पत्तियां केवल एक कोशिक मोटी होती है। कायिक जनन विशेष पर्निल शाखाओं के द्वारा प्रथम तंतु शाखन के द्वारा जैमी के द्वारा होता है। मेल और फीमेल ऑर्गन का जो शाखाएं हैं वो सील्स के समूह पे डेवलप होती हैं। पौधे डायोसियस होते हैं, अच्छा, अथवा मोनोसियस भी हो सकते हैं। पुंदानियां सवरंत क्लब शेप्ड होती हैं। इसके अलावा इस वर्ग की जो पुंदानियां हैं वो क्लास हिपेटिक ऑप्सिडा की तुलना में अधिक संकीर्ण एवं लंबी होती है। पुंदानियों का जैकेट एक स्तरीय होता है, द्विकशाभिक और कुंडलित होता है। स्त्रीदानियां जो है वो सवरंत होती हैं, तथा हिपेटिक ऑप्सिडा की तुलना में इस वर्ग के सदस्यों की स्त्रीदानी जो कि उसकी ग्रीवा है अधिक लंबी 4 से 50 कोशिकीय होती है, तथा अंडदा स्थूल होता है, मैसिव प्रकार का होता है। यहाँ एक मुख्य विशेषता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। निषेचन कॉमन तरह से जल की उपस्थिति में होता है, और स्पैग्नम एंड्रिया को छोड़कर सभी सदस्यों में जो स्पोरोफाइट है उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। सीटा लंबा होता है स्पैग्नम, और एंड्रिया में सीटा अस्पष्ट होता है। कैप्सूल में अनेक बंद क्षेत्र पाए जाते हैं। कैप्सूल भित्ति, प्रच्छद, पेरिस्टोम, कोलुमेला। हम यहाँ देखो विशेष बात कर रहे हैं कि जो जो हम एडवांस ब्रायोफाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, कैप्सूल में बंद क्षेत्रों की जो घनत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो बीजाणु बनते हैं वो अंकुरित होकर प्राथमिक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो अब क्लास ब्रायोप्सिडा को बांटा गया है सब क्लास स्पेग्नोब्राया में, स्पेग्नोब्राया, और इसके अलावा 3 में बांटा गया था ये स्पेग्नोब्राया, एंड्रियोब्राया, यूब्राया। हम बात कर रहे हैं स्पेग्नोब्राया की। तो स्पेग्नोब्राया में बात के साथ साथ हम स्पेग्नम की बात कर लेते हैं। स्पेग्नम जो है वो इसी का मेंबर है, सब क्लास स्पेग्नोब्राया का। इसके इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की, आवास एवं जातियों की यानी क्लासिफिकेशन की, हैबिटेट एंड स्पीसीज की, मैच्योर स्पोरोफाइट की जो बाह्य संरचना की, और इनके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे बात। तो ये है स्पेग्नम का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पहले ही पढ़ा हमने, डिवीजन ब्रायोफाइटा क्लास। अब यहां पे हिपेटिक ऑप्सिडा भी नहीं है, एंथोसिरोटॉप्सिडा भी नहीं है, यहां पे है क्लास ब्रायोप्सिडा। सब क्लास स्पेग्नोब्राया, जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं। ऑर्डर स्पेग्नेल्स, फैमिली स्पेग्नेसी, जीनस स्पेग्नम। ये इसका क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। परीक्षा के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आपको इसको एक इस तरह से ही याद रखना है। और लिखने का जो क्रम है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा तिरछे क्रम में आपको इसको अपने उत्तर पुस्तिकाओं में भी लिखना है, क्योंकि जो दिनाम पद्धति है उसका नियम यही है। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा,
सब क्लास स्पेगनोब्राया, ऑर्डर स्पेगनेल्स, फैमिली स्पेगनेसी और जीनस स्पेगनम। इस तरह से ये इसका हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं स्पेगनम के बारे में। स्पेगनम विश्व के करीब सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, एक विश्वव्यापी वंश है और ये विश्व के उत्तरी तथा दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी काफी उपस्थिति पाई गई है। ये जलीय अथवा अंश जलीय पादप है। कुछ जातियां जलीय होती है, कुछ अंश जलीय होती हैं। इसके अलावा जो जातियां हैं ये मुख्य रूप से दलदल भूमि में, छायादार पर्वतीय स्थानों पे, तालाबों में और या निरंतर जो पानी टपकते हैं उनकी चट्टानों में ये प्लांट्स पाया जाता है। ये पादप बहुवर्षीय पादप है और सघन समूहों में उगता है। डेंस टफ्ट्स यानी सघन समूहों में इसकी उगने की प्रवृत्ति है, इसलिए ये एक तरह से गलीचे रूप में पाए जाते हैं चट्टानों के ऊपर। और इनकी मुख्य विशेषता है जो हम पहले बात कर रहे थे, स्पेगनम और जो इसके अन्य जो जलीय पादप हैं के मृतिक जो कार्बनिक अवशेष हैं बड़ी मात्रा में इकट्ठे होकर दलदल का निर्माण करते हैं। पादप के जो पुराने आधारी भाग हैं वो टूटकर जल के तल में इकट्ठे होते रहते हैं तथा अम्लीय माध्यम के कारण मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप इनकी लगातार जो लेयर्स हैं वो जमती रहती हैं और अत्यंत कठोर काले पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं पीट। और इस पीट को हम बाद में कालांतर में कोयले में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पीट मॉस, बॉग मॉस, दलदल मॉस। इस तरह से इसका ये महत्वपूर्ण गुण है। और जो ये जो पदार्थ है ये कवक और जीवाणु के प्रति प्रतिकूल वातावरण बनाता है और इसका जो अपघटन है अत्यंत मंद प्रकार से होता है, इसलिए ये वहां पे जमा हो जाता है। इसकी विश्व में लगभग 340 जातियां पाई जाती हैं। कई किताबों में 342 है, कई में 342 है, तो हम लगभग 340 जातियों की बात करेंगे जिनके हम रेफरेंस किताबों में ले रखे हैं हमने। और इसकी 20 जातियां केवल भारत में पाई जाती है, 20 स्पीसीज पाई जाती हैं। प्रमुख जातियों के नाम मैं बताना चाहूंगा, स्पेगनम सिलोनिकम, स्पेगनम फिमरिएटम, स्पेगनम टेरेस, स्पेगनम स्क्यूरोसम, स्पेगनम खासियाना, स्पेगनम सब्सिगंडम और स्पेगनम कस्पिडेटम। ये सारी जातियां भारत में पाई जाती हैं और इनकी प्रमुख जातियां हैं। और इसके अलावा कुछ जातियां ऐसी है जैसे स्पेगनम रुबेलम गहरे लाल कलर की होती है और स्पेगनम प्लूम्यूलोसम गुलाबी कलर की होती है और ये सदैव जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनके अंदर एंथ्रोसाइनिन वर्णक होता है जिसके कारण ये चमकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेगनम के जो गैमेटोफिटिक प्रावस्था है उसकी संरचना की। परिपक्व युग्मकोद्भिद की संरचना, मैच्योर स्पोरोफाइट की संरचना, क्योंकि जो प्रोटोनोमिक स्टेज है उससे इसका निर्माण होता है गैमेटोफिटिक फेज का। तो इसकी जो बाह्य संरचना में इसका युग्मकोद्भिद ऊर्ध्व होता है, यानी जो सीधा खड़ा हुआ है यहाँ पे ऊर्ध्व, और शाखित होता है और तथा पत्तियों में विद्युत होता है। देखो यहाँ पे पत्तियां दिख रही है। इस अक्ष की लंबाई कुछ इंच से लेकर कई फुट तक हो सकती है और इस जो ये गैमेटोफाइट है इस पर यंग स्टेज में राइजोइड्स की उपस्थिति होती है, परंतु जो एडल्ट स्टेज है उसमें राइजोइड्स का अभाव यहां पर होता है। राइजोइड्स की हम बात कर रहे हैं तो राइजोइड्स यहाँ पे जो होते हैं वो ऑब्लिक सेप्टेट युक्त होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। ये विशेष है परीक्षा के लिए। राइजोइड्स यहाँ पर पटयुक्त, तिरछे पटयुक्त राइजोइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। राइजोइड्स बहुकोशिकीय होते हैं
परंतु युग्मक दर या गैमेटोफाइट के परिपक्व होने पर राइजोइड्स विलुप्त हो जाते हैं। यह बात आप स्पष्ट याद रखें। ये जो क्लास है इसका विशेष लक्षण है राइजोइड्स में तिरछे सेप्टा पाए जाते हैं, ऑब्लिक सेप्टा यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मुख्य अक्ष है वह ऊर्ध्व होता है, पहले बताया मैंने, लेकिन इसमें सघन समूहों में शाखाओं के निर्माण के कारण सीधे खड़े रहते हैं। इनका अक्ष कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 से 40 सेंटीमीटर तक होता है और शाखाएं पार्श्व होती हैं तथा प्रत्येक चतुर्थ पर्ण के कक्ष से एकल्या समूह में डेवलप होती हैं। प्रत्येक समूह में 3 से 8 शाखाएं होती है। अक्ष के शीर्ष की ओर पर्व छोटे होते हैं, इसलिए पर्व संधि से निकलने वाली शाखाएं अत्यंत सघन होती है और गुच्छे का निर्माण करती है। तो यहाँ पे गुच्छा बन रहा है। कुछ जो सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं वो बहुत सारी वहां पे डेवलप होती हैं और इस गुच्छे को कहेंगे कोमा। इसे हम कहेंगे, नाम देंगे COMA, कोमा। इसे हम कोमा कहेंगे। और इसी जगह पे यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है, उनकी शाखाओं का निर्माण यहाँ पे होता है, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे निर्माण होता है और इसकी जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ती रहती है, जिससे गुच्छा जो है सामान्य शाखाओं में बार बार परिवर्तित होता रहता है। इस तरह से ये सम्मानित वृद्धि की शाखाएं हैं। आगे देखिए, ये तो बताई दी मैंने बात, ये भी हो गया। जो जल निगमन जो जाती हैं, यानी जो जल में पाए जाने जो जातियां हैं, उनमें शाखाएं, सब में जो शाखाएं हैं वो समान प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो अर्धजलीय होते हैं उनमें शाखाएं 3 प्रकार की होती हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली शाखाएं हैं पेंडेंट ब्रांचेस, यानी निलंबी शाखाएं, जो यहाँ पे दी गई है, ये है पेंडेंट ब्रांचेस, निलंबी शाखाएं यहाँ पे बताई गई हैं। दूसरी है डाइवर्जेंट, जो यहाँ पे स्प्रेडिंग ब्रांचेस है, डाइवर्जेंट शाखाएं यहाँ पे है। और तीसरी है इनोवेशन, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेंडेंट ब्रांचेस की। ये शाखाएं, ये नीचे वाली जो शाखाएं हैं, यहाँ पे मेरा पेन नहीं चल पा रहा है, नीचे वाली जो शाखाएं हैं, नीचे वाली जो शाखाएं हैं, ये जो शाखाएं नीचे वाली, ये है पेंडेंट ब्रांचेस। ये शाखाएं लंबी, पतली, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तथा नीचे लटकी होती हैं और मुख्य अक्ष को सघनता से ढकी रहती हैं, यानी अक्ष के समानांतर ये लगातार चलती हैं। इन्हें कहते हैं पेंडेंट ब्रांचेस, या हिंदी में कहें तो निलंबी शाखाएं। ये निलंबी शाखाएं कह सकते हैं हिंदी में, अब इनको निलंबी शाखाएं। ये शाखाएं कैपिलरी एक्शन के द्वारा जल समन का कार्य करती हैं। इन्हें कशाभिरूपी अथवा अधोवर्ती शाखाएं भी कहते हैं, डिकरेंट शाखाएं भी कहते हैं। दूसरी होती है डाइवर्जेंट ब्रांचेस, यानी अपसारी शाखाएं। डाइवर्जेंट शाखाएं, ये शाखाएं छोटी होती हैं, दृढ़ होती हैं, ऊपर की ओर, बाहर की ओर फैली होती हैं, इनके सिर नीचे की ओर झुके होते हैं। इनको एक्स करंट शाखाएं भी कहते हैं। ये सीमित वृद्धि की शाखाएं होती है। यह है डाइवर्जेंट ब्रांचेस। तीसरी है इनोवेशंस, जो हमने पहले ही बात की है। समूह की कुछ शाखाएं असीमित वृद्धि की होती हैं, जो मुख्य से समान व्यवहार करती हैं। इन शाखाओं के पर्णकक्ष से शाखा गुच्छ तथा शीर्ष पर कोमा डेवलप होता है। ये शाखाएं मुख्य स्वतंत्र होकर नए पादप का निर्माण होती है और कायिक जनन में सहायक होती है। ये शाखाएं होती हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं इनोवेशंस, यानी नई शाखाएं हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पत्तियों की। जो शाखाएं हैं इन पर पत्तियां सघन विन्यासित रहती हैं, जबकि मुख्य अक्ष पर पत्तियां कम सघन होती है। पत्तियां स्पाइरल क्रम में 2/5 पर्ण विन्यास में विन्यासित रहती हैं। प्रत्येक पर्ण अवरंत शिराविहीन अंडाकार होती है, जिसकी मोटाई 1 कोशिक होती है। अर्धजलीय जातियों में मुख्य अक्ष की पत्तियां छोटी व सल्की होती हैं, जबकि जल निगमन जातियों में मुख्य अक्ष व शाखाओं की पत्तियां समान संरचना प्रदर्शित करती हैं। तरुण पर्ण की कक्ष में ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं, परंतु वयस्क पर्ण में ये रोम मुरझाकर झड़ जाते हैं। राइजोइड्स की हम पहले बात कर ही रहे थे। राइजोइड्स यहाँ पे बहुकोशिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, शाखित होते हैं तथा ऑब्लिक सेप्टा युक्त यहाँ पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये बाह्य संरचना है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सीमित वृद्धि की शाखाएं होती है,
और इसके अलावा जो ये देखो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा है ये कोमा, COMA कोमा। ये यहाँ पे जो शाखाएं हैं ये लगातार वृद्धि करके यहाँ पे गुच्छों का निर्माण करती है। दो तरह की शाखाएं यहाँ पे है, पेंडेंट, ये पेंडेंट शाखाएं हैं, और जो ये बाहर के निकल ये है डाइवर्जेंट शाखाएं हैं यहाँ पे। और ये है यहाँ पे इसका मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष है। इस तरह से ये इसकी गेमेटोफाइट की बाह्य संरचना है जिसके बारे में बात करेंगे। और इन किताबों के हम धन्यवाद देते हैं इन बुक्स का जिनसे हमने कंटेंट लिए हैं, जिनके द्वारा मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जिसमें आपस विविधताएं त्रिवेदी शर्मा घनखंड की पुस्तक है, वर्मा चौधरी गेना की है, सिंह पांडे जैन की है, सतीश कुमार जी की है, वशिष्ठ की है, और गूगल विकिपीडिया और गूगल इमेज कंटेंट का बहुत धन्यवाद कि जितने फोटोग्राफ्स हैं सब गूगल से लिए गए हैं। इसका सारा श्रेय गूगल को जाता है और इसके द्वारा ही इसका माध्यम से ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। सभी को धन्यवाद।